हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय और ये है आपका राजन सीरीज। तो दोस्तों, यहाँ पर राजन सीरीज में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2 लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखा था और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, रॉलेट एक्ट। तो दोस्तों, मैंने आपसे पूछा था कि क्या मैं आगे की सीरीज कंटिन्यू करूं, तो आप लोग कह रहे थे मैम पढ़ा दीजिए पूरा, तो इसलिए मैं पूरा पढ़ा रही हूं। चलिए देखते हैं यहाँ पे रॉलेट एक्ट। तो दोस्तों, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल स्टडी में पढ़ चुके हैं जब हम लोग सामाजिक अध्ययन का नोट्स के थ्रू अध्ययन कर रहे थे। तो दोस्तों, वहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ी है। तो जो भी नए प्रशिक्षु भाई बहन हमसे जुड़ रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपकी हिंदी, सामाजिक अध्ययन और शांति, शिक्षा एवं सतत विकास, ये सारे विषय डिटेल स्टडी कराई गई है, तो उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सबसे पहले पूरी डिटेल स्टडी करिए, फिर उसके बाद सीरीज पढ़िए, क्योंकि दोस्तों उससे आपका बहुत ज़्यादा तैयार हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया और साथ ही साथ समझा के पढ़ाया। मेरे बहुत सारे भाई बहन ये कह रहे थे मैम शॉर्ट में पढ़ाइए, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि मुझे शॉर्ट में पढ़ाना, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट में पढ़ाने से आपको ये तो लगेगा कि मैम ने सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, लेकिन जब हम पूरा डिटेल में पढ़े रहते हैं तो वो चीज़ें मैं भूलती नहीं है। यही रीज़न था कि मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। तो सबसे पहले आप जाके वहाँ पे डिटेल स्टडी कर लीजिए और साथ ही साथ अपना सीरीज भी कंटिन्यू रखिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे रॉलेट एक्ट क्या था। तो यहाँ पे देखिए, रॉलेट एक्ट के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण संपूर्ण भारत में असंतोष और क्षोभ व्याप्त था। इस असंतोष पर अंकुश लगाने के लिए सर सिडनी रॉलेट की रिपोर्ट के आधार पर एक कानून पारित किया गया था, जिसके द्वारा राजद्रोहात्मक गतिविधियों के संदेह में किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाने, उसे जमानत व कार्यों पर प्रतिबंध लगाने का सरकार को अधिकार प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, ये ऐसा कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के तौर पर भी गिरफ्तार किया जाता था। और दोस्तों, यहाँ पर ये इस कानून को कहा गया बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का ये कानून था, यानी कि इसमें आप कोई भी दलील नहीं पेश कर सकते हो, ना ही कोई आपका वकील होगा। यहाँ पे संदेह के आधार पर भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता था। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों लोग को ही गिरफ्तार किया गया था संदेह के आधार पर अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। और उसके बाद इसी के विरोध में जलियांवाला बाग अमृतसर में एक जनसभा आयोजित की जाती है और उसी जनसभा पर जनरल डायर निहत्थे व्यक्तियों पर गोलियां चला देता है। तो ये सब जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी थी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, महात्मा गांधी ने इस कानून को काला कानून की संज्ञा दी थी। गांधी जी ने इस अधिनियम का विरोध करने के लिए सत्याग्रह लीग की स्थापना की। उन्हीं के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संपूर्ण देश में इस अधिनियम के विरुद्ध हड़ताल भी की थी। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी। इसके प्रारंभ होने के कई कारण थे, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत की ब्रिटिश सरकार के अंग के रूप में विकसित करने के आश्वासन पर ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पर रूसी क्रांति 1917 की सफलता का प्रभाव पड़ा और कांग्रेस ने 1919 के अधिनियम को अपर्याप्त, निराशाजनक तथा कूटनीतिज्ञ माना। तो रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा खिलाफत आंदोलन ने असहयोग आंदोलन की नींव का कार्य किया। और दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे 1 अगस्त 1920 को शुरू असहयोग आंदोलन के 2 स्वरूप थे, नकारात्मक तथा रचनात्मक। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, रचनात्मक के अंतर्गत स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन, 20 लाख चरखों का वितरण, स्वयं सेवकों की संख्या में वृद्धि आदि। नकारात्मक स्वरूप के अंतर्गत सरकार से प्राप्त, यहाँ पे हम देखेंगे, उपाधियों, अनैतिक पदों का त्याग। यानी कि सकारात्मक ये हुआ कि उस समय गांधी जी के द्वारा चलाए गए जो भी स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, यानी कि उसमें चरखा के थ्रू सूती कपड़ों का बनाया जाना,
और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम नकारात्मक चीज़ों की बात करें तो दोस्तों उपाधियों का अनंत, अनैतिक पदों का अंत, यानी कि त्याग करना, सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, मद्य निषेध यानी कि मदिरा का निषेध करना, अंग्रेजी न्यायालयों का बहिष्कार शामिल था। ये नकारात्मक थे। और दोस्तों आंदोलन के शुरुआत के कुछ समय पश्चात इनके हिंसात्मक यानी कि चौरी चौरा घटना होने के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को इसे स्थगित करने का निर्णय लिया था। और यहाँ पर हम देखें आंदोलन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति ना कर सका, परंतु इसके द्वारा भारत की जनता को गांधी जी स्वराज प्राप्ति हेतु एक सूत्र में बांधने में पर्याप्त सफल रहे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 12 फरवरी 1922 को आपको पता है कि चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा जिसमें पुलिस थाने में पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, ये घटना थी। और इसी घटना से आहत होकर के ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। तो ये सारी चीज़ें आपने सब डिटेल में पढ़ी हैं, तो एक बार आपका रिवीजन भी हो जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए मौसम से आप क्या समझते हैं, भारत में पाए जाने वाले प्रमुख मौसम को इंगित कीजिए। तो दोस्तों मौसम क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे मौसम के विषय में, एक निश्चित समय पर किसी स्थान या क्षेत्र में वायुदाब, तापमान, आर्द्रता, वायु गति, वर्षा, मेघाच्छन्नता आदि तत्वों का संयुक्त प्रभाव को उस स्थान का मौसम कहते हैं। किसी भी स्थान क्षेत्र विशेष के मौसम में क्षण प्रतिशत परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तन प्रायः अनियमित भी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक निश्चित समय पर किसी स्थान में जो भी वायुदाब या तापमान या आर्द्रता या वायु गति में जो भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं और इन सबके संयुक्त प्रभाव को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। और किसी भी स्थान या क्षेत्र विशेष के मौसम में क्षण प्रतिक्षण यानी कि परिवर्तन होता रहता है, जो हमेशा बदलता रहता है और एक तरह से ये अनियमित होता है। यहाँ पे अक्सर मौसम में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे भारत में पाए जाने वाले प्रमुख मौसम, तो भारत की जलवायु को वर्षा के आधार पर निम्नलिखित 4, यहाँ पर हम देखेंगे भारत की जलवायु को वर्षा के आधार पर निम्नलिखित 4 ऋतुओं में विभक्त किया गया। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। लौटते मानसून का समय होता है शरद ऋतु। तो यहाँ पे देखेंगे शीत ऋतु में क्या होता है, यह मौसम भारत में सामान्य रूप से मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक रहता है और इस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता था, उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होता है और इस दौरान देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान कम होता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से देखिए ग्रीष्म ऋतु में यह मौसम मध्य मार्च से जून तक का होता है। आपको पता है मार्च से लेकर जून तक का होता है और मार्च के अंत तक सूर्य विषुवत रेखा को पार करके कर्क रेखा की ओर बढ़ता है। फलस्वरूप उच्च ताप की पेटी दक्षिण से उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे वर्षा ऋतु, यह मौसम भारत में मध्य जून से सितंबर तक का होता है। ये आपको पता है अभी वर्षा ऋतु चल रही है और इस दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से घनघोर वर्षा भी होती है। और यहाँ पर देखेंगे शरद ऋतु, भारत में अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक रहती है और इस अवधि में उत्तरी भारत में बढ़ रही मानसूनी हवाएं पीछे हटने लगती हैं और दैनिक तापांतर में वृद्धि भी हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पर्यावरण का सबसे पहले हम देखेंगे पर्यावरण किस तरह से शब्दों से मिलकर बना है। तो दोस्तों पर्यावरण शब्द परिधन आवरण शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पे देखिए जिसका अर्थ है चारों ओर ढका हुआ, आवरण का मतलब ढका हुआ और परि का मतलब चारों ओर, तो यहाँ पे चारों ओर ढका हुआ इसका अर्थ हो जाएगा। और इसके अनुसार प्राणी के चारों ओर पाई जाने वाली समस्त प्रकार की प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वस्तुओं एवं दशाएं उसका पर्यावरण कहलाती हैं। ओजोन परत पर्यावरण का रक्षा कवच कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको क्लियर हो गया कि पर्यावरण यानी कि जो हमारे चारों ओर पाई जाने वाली समस्त प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वस्तुएं और दशाएं हैं वो क्या है, पर्यावरण है। और ओजोन परत पर्यावरण का रक्षा कवच है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर
1945 को हुई थी। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इसमें देखिए, पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना, और तीसरा इसमें देखिए, आर्थिक, सामाजिक, अन्य समस्त अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, और यहाँ पे देखिए नंबर 4, उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रों के प्रयत्नों तथा कार्यों में समन्वय की स्थापना करना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप अभी से याद करिए, और ऐसा नहीं कि अपने इसी एग्जाम के दृष्टिकोण से याद करिए, आप इस दृष्टिकोण से याद करिए कि मुझे टेट, सुपर टेट सब में ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हमेशा मुझे याद रखना है। और दोस्तों आपको पता है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्य उद्देश्य होते हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, साथ ही राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। तो ये सारे प्रमुख उद्देश्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। अब हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए बेरोजगारी से क्या समझते हैं? भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति को कार्य करने की इच्छा रखने व जीविकोपार्जन के प्रयत्न करने पर भी पूर्ण रोजगार की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ पर व्यक्ति चाहता तो है कि उसे रोजगार मिले, वो कार्य करे, लेकिन उसके पास ना रोजगार होता है, ना ही वो कोई कार्य कर पाता है। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। तो भारत में बेरोजगारी के निम्नलिखित कारण है। यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत कारण जैसे आय, व्यावसायिक योग्यता का अभाव और बीमारी और शारीरिक अयोग्यता, ये व्यक्तिगत कारण होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा, जनसंख्या में अतिशय वृद्धि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों। जब जनसंख्या अधिक रहेगी तो कहीं ना कहीं रोजगार मुहैया कराना किसी भी प्रशासन के लिए काफ़ी कठिन कार्य होता है। और यहाँ पर देखिए तीसरा, सीमित भूमि एवं दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था, ये भी एक कारण है बेरोजगारी का। और यहाँ पे देखिए चौथा है, मौसम एवं प्राकृतिक कारण जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, तूफान तथा चक्रवात। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 5 है, कृषि की पिछड़ी दशा, ये भी कारण है बेरोजगारी का। और यहाँ पर देखिए नंबर 6 है, शिक्षा एवं औद्योगिक शिक्षा का अभाव। और नंबर 7 है, व्यापार चक्र एवं मंदी का संकट, सरकारी नीतियाँ, ये भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी का ही कारण है दोस्तों। सरकारी नीतियां जो बनाई जाती हैं वो लोगों के योग्यता, दक्षता और साथ ही कार्य कुशलता को ध्यान में रख के नहीं बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से लोग बेरोजगार रह जाते हैं। और यहाँ पर देखिए नंबर 9 है, कुटीर उद्योगों का ह्रास। यहाँ पे जो भी कुटीर उद्योग है उनका ह्रास होने से भी कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मुहैया नहीं हो पाता। और यहाँ पे 10 देखेंगे, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी है दोस्तों। देखिए शिक्षा प्रणाली का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान होता है देश की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा व्यवस्था है वो दोषपूर्ण है, जिसकी वजह से लोग खुद सक्षम नहीं हो पाते, बल्कि रोजगार की तलाश करते हैं। जहाँ पे लोग खुद सक्षम होंगे, खुद अपने रोजगार को, खुद को रोजगार परक बना के खुद ऐसा रोजगार करें जिसकी वजह से किसी के सामने भी उनको रोजगार ढूंढने के लिए ना जाना पड़े। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए नंबर 11 है, उद्योगों का केंद्रीकरण। और 12 है, शारीरिक श्रम के प्रति उदासीनता। तो लोग कहीं ना कहीं मेहनत नहीं करना चाहते हैं या उस तरह से परिश्रम नहीं करना चाहते जिससे कि वो सक्षम हो पाएँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया, उसका नाम उल्लेख कीजिए। दोस्तों हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। उच्चावचीय विशेषताओं के आधार पर भारत को अग्रलिखित 4 भू आकृति अथवा भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, और दूसरा उत्तरी भारत का विशाल मैदान, और देखिए तीसरा प्रायद्वीपीय भारत का पठार, और चौथा समुद्र तटीय मैदान। तो इस तरह से भारत को 4 भागों में विभक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती तो आप लोग वीडियो देखते बहुत कम है, यानी कि छोटी वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप पूरा वीडियो ज़रूर वॉच किया करिए, जिससे कि आपका जितना भी पढ़ाया जाए उतना आपका कंप्लीट होता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।